वेलकम स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है बीवोक ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। मैं हूं भुवनेश्वर श्रीमाली और जैसा कि मैं आप लोगों को पढ़ा हूं इनकम टैक्स में पिछली क्लास के अंतर्गत मैंने आपको टीडीएस के बारे में बताया था। टीडीएस क्या होता है और बहुत सारे टीडीएस के बारे में मैंने आपको विस्तृत में बता दिया था। वो उनका सेक्शन कौन सा होता है, कौन से सेक्शन के अंदर कौन सी टीडीएस की राशि आती है, कितनी प्रतिशत होती है और जो लिमिट होती है, मतलब कितनी राशि तक टीडीएस चार्ज नहीं किया जाएगा या टीडीएस काटा नहीं जाएगा, तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो आज की क्लास में मैं उसी क्लास को कंटिन्यू करने वाला हूँ। कुछ बचे हुए हैं जो टीडीएस हैं, जो सेक्शंस हैं, उन सेक्शन के बारे में आज हम विस्तृत में चर्चा करने वाला है। तो करें स्टार्ट। मैं आपको बता रहा हूँ टीडीएस, रिमेनिंग टीडीएस वाली बात कर रहा हूँ मैं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को सेक्शन जो था टीडीएस का वो था 194J के अंतर्गत मैंने आपको प्रोफेशनल फीस के बारे में बताया था। प्रोफेशनल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई पेशेवर व्यक्ति है, जैसा कि मैंने आप लोगों को उदाहरण भी दिया था कि सीए का उदाहरण दिया था, एडवोकेट का उदाहरण दिया था, इंजीनियर्स हो गए या फिर अदर कोई डॉक्टर वगैरह हो गए। यदि हम उनको कोई प्रोफेशनल फी पे कर रहे हैं, यदि हम उनका भुगतान कर रहे हैं, तो उस केस में 30,000 तक का यदि अपन कोई भुगतान करते हैं तो उस केस में कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। सालाना की बात हो रही है यहाँ पे। और यदि हम 30,000 रुपये से अधिक का भुगतान प्रोफेशनल के रूप में कर रहे हैं, प्रोफेशनल फीस के रूप में कर रहे हैं, तो उस केस में 10% की दर से क्या होगा, टीडीएस आपको पे करना पड़ेगा। टीडीएस काटना है, उसके बाद सामने वाली पार्टी को पे कर देंगे। यदि हम बात करते हैं वर्तमान समय की बात करते हैं तो 7.5% की दर से क्या होगा, टीडीएस आपको चार्ज करना पड़ेगा। यानी टीडीएस काटना है 7.5% और उसके बाद जो राशि बचती है सामने वाले पार्टी को आपको पे करनी है एज अ प्रोफेशनल फीस के तौर पर। तो ये तो बात हो गई 194 जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब बात करता हूँ उसके आगे की बात करता हूँ। यदि हम किसी तकनीकी फी पे कर रहे हैं, टेक्निकल फी पे कर रहे हैं, टेक्निकल फी में बहुत सारी फीस आती है जो तकनीकी सुविधाओं से संबंधित होती है, तकनीकी कार्य से संबंधित होती है। ऐसा कोई कार्य है या ऐसी कोई चीज़ है जिसका पेमेंट अपने टेक्निकल फी के रूप में किया है, तो उस केस के अंतर्गत क्या होगा, उस केस में यदि हमने जो भुगतान है, सालाना जो भुगतान की बात करता हूँ, वर्ष के अंत तक की भुगतान में करता हूँ, तो उस केस में 30,000 रुपये तक यदि आप वो लोग भुगतान करते हो तो उस केस में कोई टीडीएस आपको पे नहीं करना है। लेकिन यदि भुगतान जो किया जा रहा है, भुगतान 30,000 रुपये से अधिक का यदि भुगतान कर रहे हैं, तो उस केस में सामान्य दशा में 2% की दर से क्या होगा, टीडीएस आपको पे करना पड़ेगा। टीडीएस काटना है, उसके बाद क्या करना है, उसको पे करना है। और यदि मैं बात करता हूँ वर्तमान समय की बात करता हूँ, वर्तमान में जैसा कि मैंने आपको बोला है कि कोरोना के कारण की वजह से क्या हो गया, रेट्स जो क्या हो गई, कम हो गई, डिडक्ट हो गई सरकार की ओर से। तो वर्तमान समय में यानी 31 मार्च 2021 तक यदि ऐसी कोई बात हो रही है तो 1.5 यानी 1.5% की दर से क्या होगा, टीडीएस आपको पे करना पड़ेगा। कंप्लीट। बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। नेक्स्ट वो भी है 194J है, पेमेंट टू कॉल सेंटर ऑपरेटर। यदि हमने कॉल सेंटर वाला, कॉल सेंटर का मतलब आप लोगों ने काफ़ी बार सुना भी होगा, केपीओ होते हैं, बीपीओ होते हैं। इसमें क्या होता है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। मान लो जैसा कि आपने देखा भी होगा और आपको पता भी होगा, कभी कभार आप लोगों को देखा होगा फ़ोन आते हैं बैंक की ओर से। अब वो बोलते हैं हम उस बैंक की ओर से बोल रहे हैं, क्या आपको क्रेडिट कार्ड की रिक्वायर्ड है, ऐसा कहा जाता है। सुना होगा, फ़ोन आए होंगे आप लोगों के पास, या फिर आप लोगों को ध्यान होगा डीटीएच का फ़ोन आ गया, टाटा स्काई का फ़ोन आ गया। तो ऐसा नहीं कि वो बोलते हैं कि हम कम, देखो कभी कभार देखा होगा डायरेक्ट कंपनी की तरफ से आपको कॉल आएंगे और कभी कभार क्या होता है हम उनकी तरफ से बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वो एक प्रकार के हो गए मीडिएटर। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए बात करता हूँ, आप टाटा स्काई कंपनी के अंदर कार्य करते हो, आप टाटा स्काई कंपनी के अकाउंटेंट हो और आप लोग क्या चाहते हो कि आप लोगों की जो टाटा स्काई जो है सर्विस है, डिश टीवी जिसको बोल सकते, डिश बोल सकते हैं, उसकी आपकी सेलिंग बढ़ानी है। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप किसी कॉल सेंटर वाले को पकड़ो, बोलोगे कि यार ये थोड़ी सेलिंग बढ़ानी, तो आप लोग कॉल करो, क्या करो, कॉल करो, हम आपको आपकी जो भी फीस वगैरह होगी हम उसका पेमेंट आप लोगों को कर देंगे, भुगतान हम कर देंगे। तो क्या होता है, यदि आप लोगों के पास डेटा होता है, कस्टमर का डेटा है, तो आप लोग उसको प्रोवाइड कर दोगे, या फिर वो खुद ही बोल सकता है हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है, आपको उसका एक्स्ट्रा चार्ज हमको पे कर देना, डेटा भी पड़ा है और हम आपको कॉल भी करवा देंगे। यदि ऐसे कोई कंडीशन आ रही है, यदि हम कॉल सेंटर वालों को, जैसे वो जो अकाउंटेंट हो गया, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप टाटा स्काई के क्या हो गए अकाउंटेंट हो, और कॉल सेंटर वालों को क्या करोगे, पेमेंट करोगे, क्योंकि वो आगे कस्टमर को कॉल करेगा बोलने के लिए कि टाटा स्काई की जो डिश है वो आप लो। ऐसा होता है, देखा भी होगा आप लोगों ने, सुना भी होगा। तो उस केस में क्या, मैं यानी कोई व्यक्ति कॉल सेंटर वाले को क्या करता है, पेमेंट करता है, किसी चीज़ का भुगतान कर रहा है किसी कारण, तो उस केस में
30,000 रुपये तक सालाना की बात करूँ, 30,000 रुपये तक का भुगतान यदि करता है तो कोई टीडीएस चार्ज नहीं करेगा, यानी टीडीएस काट के उसको पैसा नहीं देना है। 30,000 रुपये तक की बात कर रहा हूँ। यदि जो राशि है पेमेंट की, भुगतान की जो राशि है वो 30,000 रुपये से अधिक है तो उस केस के अंतर्गत 2% की दर से क्या होगा, आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। कितने प्रतिशत? 2% दर से। ये है सामान्य की बात कर रहा हूँ। और मैं बात करता हूँ वर्तमान की बात करता हूँ, एट प्रेजेंट की बात करता हूँ, तो उस केस के अंतर्गत 1.5 यानी 1.5% की दर से आपको क्या करना पड़ेगा, टीडीएस काटना है और सामने वाली पार्टी को क्या करना, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। कंप्लीट है। नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो भी 194J वाला ही है। जैसा कि मैं आपको बार बार एक ही चीज बता रहा हूँ, 194C, 194I एंड 194J बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं टीडीएस के, क्योंकि नॉर्मली सामान्य रूप से सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है टीडीएस के रूप में, सबसे ज़्यादा जिसका उपयोग करोगे आप लोग भी, वो इन्हीं तीनों सेक्शन का करोगे, 194C, 194J और 194I। कंप्लीट है। तो नेक्स्ट जो 194J जो सेक्शन है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो भी डायरेक्टर की जो फीस होती है, डायरेक्टर किसी कंपनी का भी हो सकता है, किसी सामाजिक संस्था भी हो सकता है, किसी अन्य संस्थाओं का भी हो सकता है। यदि कोई डायरेक्टर है उसको हम पे कर रहे हैं, अब देख डायरेक्टर की कोई सैलरी नहीं होती, डायरेक्टर की सैलरी तो मिलती तो सैलरी है, लेकिन उसको सैलरी की तरह शो नहीं करते हैं, उसको फीस की तरह शो करते हैं, क्योंकि डायरेक्टर एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है। आइए बस में उसको हम वेतन के रूप में उसका अपन इसमें अपमान नहीं कर सकते हैं। वो एक ऊंची पोस्ट वाला व्यक्ति होता है, उच्च शिक्षित होता है, उस केस में उसको जो हम पेमेंट करते हैं वो एक प्रकार की फीस होती है। तो डायरेक्टर फी का भी नहीं भुगतान कर रहे हैं, किसी कभी कंपनी का है उसको हम क्या कर रहे हैं, फी पे कर रहे हैं, तो 10% की दर से क्या हो जाएगा, टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। मान लो कि जो डायरेक्टर है उसकी सालाना मंथली जो फीस है वो है 50,000 रुपये। कितनी है? मंथली फीस है 50,000 रुपये। तो एज पर रूल्स वो क्या होगा, 50,000 का आपको 10% निकालना पड़ेगा। 50,000 का 10% कितना होता है, 5,000 होता है। तो 5,000 तो काट देंगे, 45,000 का चेक या फिर उसको अमाउंट क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे उस डायरेक्टर को। जो 5,000 रुपये जो पैसा आप लोगों ने काटा है उसका पेमेंट हम किसको कर देंगे, सरकार को कर देंगे। कंप्लीट है। और मैं वर्तमान की बात करता हूँ तो 7.5% की दर से क्या हो रहा है, टीडीएस का पेमेंट हो रहा है या फिर टीडीएस काटा जा रहा है। अभी की बात कर रहा हूँ 31 मार्च 2021 तक। ये तो हो गई डायरेक्टर फी 194J के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे का पॉइंट क्या कहता है, देखें आप, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है 194K वाला, सेक्शन 194K। 194K क्या कहते हैं, देखें आप लोग 194K के अंदर क्या है, ये बोल रहा है कि कुछ व्यक्ति जो होते हैं, जैसे आप हो गए, मैं हो गया, फिर कोई भी करदाता वगैरह हो गया, उसने जो भुगतान किया है वो ऐसी जगह क्या, म्यूचुअल फंड में भुगतान किया है। कोई म्यूचुअल फंड आप लोगों को सुना होगा, म्यूचुअल फंड काफ़ी सुना होगा। म्यूचुअल फंड एक छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट का एक तरीका होता है, छोटी छोटी बचत वहाँ पर आप जमा कराओ और इन फ्यूचर में उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। यदि ऐसे कोई मार्केट उछाल मारता है तो उस केस में यदि आप म्यूचुअल फंड में क्या करो, भुगतान कर रहे हो, जो कि सेक्शन दे रखा है 23D के अंतर्गत, ऐसी जगह आप क्या कर रहे हो, यदि भुगतान कर रहे हो, या फिर दूसरा इसमें दे रखा है द यूनिट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब कोई भी प्रशासनिक चीज़ों को आप क्या कर रहे हो, प्रशासनिक स्थानों पे या प्रशासनिक संस्थान जो भी होते हैं वहाँ पे भुगतान कर रहे हो, या फिर कोई स्पेसिफाइड मतलब क्या, विशेष प्रकार का जो उद्देश्य, विशेष प्रकार के उद्देश्य के लिए जो भी स्थापना की गई किसी कंपनी की, उस केस में आप वहाँ भुगतान करते हो तो क्या होगा, उस केस में वहाँ भुगतान करते हो और जो भुगतान की राशि हो वो 5,000 रुपये तक है तो कोई टीडीएस चार्ज नहीं होगा। कितना? 5,000 रुपये तक की राशि का कोई वो टीडीएस चार्ज नहीं होगा। लेकिन यदि जो भुगतान की राशि है सामने वाली पार्टी को, वो भुगतान की राशि 5,000 रुपये से अधिक है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में 10% की दर से क्या होगा, टीडीएस चार्ज करना पड़ेगा। यानी उदाहरण के लिए 20,000 रुपये हैं, 20,000 का भुगतान कर रहे हैं सामने वाली पार्टी को हम, तो 20,000 का 10% कितना होता है, 20,000 का 10% तो 2,000 रुपये। यानी सामने वाली पार्टी को अपन पूरा का पूरा 20,000 पेमेंट नहीं करेंगे, कितना करेंगे, उसको 18,000 करेंगे। 2,000 अपने पास पड़ा हुआ है, 2,000 का अपन किसको करेंगे, सरकार को पे कर देंगे। बोलेंगे टीडीएस का अमाउंट है। कौन सा सेक्शन है, 194K है। कंप्लीट यहाँ तक। और वर्तमान के समय की बात करता हूँ तो जैसे कि बोल रहा हूँ रेटों में कमी कर दी गई है, तो कितना है, 7.5 यानी 7.5% की दर से आपको क्या करना है, टीडीएस चार्ज करना है। अभी 10% नहीं, अभी कितना है, 7.5 है। और पैन कार्ड नहीं हो तो पता ही आप लोगों को, पैन कार्ड नहीं होने की दशा में 20%। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ, 194LA। अब 194LA क्या कहता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि इस पे बोल रहा है कि कंपनसेशन किसका, कंपनसेशन के बाद ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। अब इसका मतलब क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा कभी कभार सरकार क्या करती है, नई नई योजना लेके आती है। एक योजना में ऐसा हो गया कि वो सड़कों का निर्माण कर रही है,
ठीक है, या फिर जो पतली सड़क है उसको क्या क्या चौड़ी कर रही है। अब चौड़ी सड़क केस में क्या होगा, आप लोगों को ध्यान ही होगा, चौड़ी सड़क होगी तो आसपास के जो भी मकान होंगे या फिर जो भी भूमि होगी वो भूमि इसमें क्या हो जाएगी, उस श्रेणी में आ जाएगी। किस श्रेणी में, वो उसका क्या कहते हैं, अधिग्रहण कर लेते हैं। क्या करते हैं, उसको अधिग्रहण देंगे, सरकार उसको ले लेगी और क्या बोलेगी, हम आपको क्या दे देंगे, मुआवजा दे देंगे। सुना होगा, और हो सकता है आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसी भी हो जिनके साथ ऐसी घटना घट चुकी हो, सुना, उस केस में उसको पैसा भी मिलता है। तो जो पैसा मिल रहा है, जो मुआवजा मिल रहा है, तो मुआवजा अपनी आम भाषा में इसको बोलते हैं, इधर मैं बात करता हूँ टैक्स की भाषा में, उसको कहते हैं क्षतिपूर्ति। क्या कहते हैं, क्षतिपूर्ति। तो आप ऐसी जगह काम कर रहे हो जब आपने कोई इसी चीज़ का अधिग्रहण कर लिया, ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कंपनी में काम करते हो आप, जैसे आप ऐसी है जो ऐसे क्या रोडों का काम करती है, बड़ी बड़ी आपने देखा होगा L&T का नाम सुना होगा, सद्भव का नाम सुना होगा, जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो रोडों का निर्माण करती है, आप वहाँ का अकाउंटेंट हो और ऐसी केस में ऐसी कोई कंडीशन आप लोगों के सामने आ गई जिसमें आपको कंपनसेशन करना पड़ रहा है, भुगतान करना पड़ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, यदि ऐसी कोई हम भुगतान करते हैं तो उस केस में ये बोलता है, ये कहता है यदि ऐसी कुछ चीज़ हो रही है तो उस केस में 2.5 लाख रुपए तक, 2,50,000 रुपए तक की जो राशि होती है वो क्या होती है, उस पर ऊपर आपको टैक्स या TDS नहीं काटना। कितना, 250 तक। आ रही बात में स्टूडेंट्स, यदि जो अमाउंट है 250 से अधिक है तो उस केस में 10% की दर से क्या होगा, TDS चार्ज हो जाएगा। कितनी प्रतिशत दर से, 10% की दर से। और मैं बात करता हूँ वर्तमान की, बात करता हूँ 7.5 यानी 7.5% की दर से आपको क्या करना है, TDS का चार्ज करना है। बाकी की जो राशि होगी सामने वाली पार्टी को हम पेमेंट कर देंगे, और जो TDS का जो अमाउंट होता है वो अमाउंट किसको पे कर देंगे, सरकार को पे कर देंगे। किस सेक्शन के अंतर्गत, 194L1 के अंतर्गत। कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट आता वो आता है इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड, या फिर ये दूसरा पॉइंट है LB 194 LB की बात करता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, अब इसका मैं मतलब बता रहा हूँ, जो भी विदेशी कंपनियां होती है, विदेशी कंपनियों की बात कर रहा हूँ, विदेशी कंपनियां जो होती है मूलभूत जो संरचना होती है उनका जो ऋण कोष होता है, जो भी संरचना बना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ होगा, मैं विदेशी कंपनी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस केस में किसी कारणवश आपने वहाँ पर पेमेंट किया होगा, देखो कोई भी कारण हो सकता है, विदेशी कंपनी में कोई भी कारण हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिगार्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब आप लोग सुना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा स्ट्रक्चर होता है, उसकी बात कर रहा हूँ। आपने वहाँ पे पेमेंट किया या फिर पेमेंट करते हो वहाँ पे, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये बोलता है LB, वो ये बोलता है कि देखो इसमें कोई कर मुक्ति की राशि है नहीं है, मतलब कि ऐसी कोई अमाउंट नहीं दे रखा है जिसपे आपको क्या है TDS उस पर पे नहीं करना पड़ेगा। ये बोल रहा है ऐसा आपने मान लो पेमेंट किया होता है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में 5% की दर से, कितना 5% की दर से TDS आपको काटना है। आपने कितना भी पेमेंट किया हो, भले 5,000 का भी किया हो, भले 100 रुपये का भी किया हो, 100 रुपये का भी किया होगा तो 5% का आपको क्या करना पड़ेगा, इसका TDS काटना पड़ेगा और सामने वाली पार्टी को TDS काट के पेमेंट करना, क्योंकि विदेशी कंपनी की बात हो रही है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड की बात हो रही है। आगे बस में स्टूडेंट्स, तो आपको जो भी पेमेंट करोगे ऐसी केस में सामने वाली पार्टी को, उस विदेशी कंपनी को भुगतान करते हो, तो उस केस में 5% की दर से क्या होगा, TDS चार्ज हो जाएगा और बाकी का राशि का क्या होगा, उसको पेमेंट करना पड़ेगा। वर्तमान की बात ये करते हैं और सामान्य दशा की बात भी ये कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, कोई स्पेशल पर्पस का जो व्हीकल होता है जिसके अपन क्या करते हैं, उसके ब्याज का हम भुगतान करते हैं। स्पेशल व्हीकल कोई भी हो सकता है, जैसे कि एक्सवेटर जो मशीन होती है, बड़ी बड़ी मशीनें होती है जो खानों में लगती है, माइंसों में लगती है, देखा होगा वो खोदती है, ठीक है ना। तो उस केस में क्या हो रहा है, मान लो कि अपन ने वो मशीन को किराए पे ले रखी और किराए के साथ क्या होता है, देखो अपन किराए का मतलब क्या होगा, उसमें ब्याज इंक्लूड हो गया होगा। यदि हम उस चीज़ का भुगतान कर रहे हैं, आगे अपन ब्याज के रूप में उस चीज़ का भुगतान कर रहे हैं, तो उस केस में ये क्या बोलता है, उस केस में ये बोल रहा है 10% की दर से क्या होगा, TDS काटना पड़ेगा। मतलब भुगतान जो कर रहे हैं उसमें 10% क्या होगा, TDS काटा जाएगा। सेक्शन कौन सा है, सेक्शन है 194 LBA। मैं आपको बार बार एक ही चीज़ भी करूँ, सेक्शन का आपको हमेशा ध्यान रखना है। और 3 सेक्शन मैंने आपको बताया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा, 194C, 194I एंड 194J। कंप्लीट यहाँ तक। तो यहाँ पर बात होगी स्पेशल व्हीकल की बात हो रही है, तो सामान्य दशा में क्या होगा, 10% और 5%। मैं बात करता हूँ निवासी की बात करता हूँ 10% हो गया, और अदर देन की बात करता हूँ तो वो क्या हो गया, 5% हो गया। ये तो सामान्य दशा में। वर्तमान समय की बात करता हूँ तो वर्तमान समय के अंतर्गत जैसा कि डिडक्शन हो चुके हैं टैक्स रेट के अंदर, तो 7.5 की दर से क्या हो जाएगा, TDS चार्ज हो जाएगा। कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना LBA। अब LBA क्या बोलता है, देखिए आप लोग, LBA का सीन क्या बोलता है, ये कहता है
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंटल इनकम टू यूनिट होल्डर्स, कुछ यूनिट्स वगैरह बनी होती है, इकाइयाँ बनी होती है, ऐसी कुछ इकाइयाँ जिसमें अपन क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वितरण कर रहे हैं, किसका, रेंटल इनकम का। रेंटल इनकम का मतलब क्या होता है, जो किराए जो आय होती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसका अपन क्या कर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। उस केस में क्या होगा, कंपनी की दशा में क्या होगा और अदर देन कंपनी की दशा में क्या होगा वो देखें आप लोग। यदि मैं बात करता हूँ कंपनी के अतिरिक्त की बात करता हूँ, जिसमें पार्टनरशिप फर्म भी आ गई, इंडिविजुअल भी आ गया, एचओएफ भी आ गया, कंप्लीट यहाँ तक कोई ट्रस्ट भी आ गई, तो उस केस में सामान्य जो निवासी होता है उसके लिए 10% की दर निर्धारित की गई है एट टीडीएस रेट की बात करता हूँ। और मैं अनिवासी की बात करता हूँ 30% की दर से क्या होगा, टीडीएस चार्ज होगा। कब, जब वो अदर देन कंपनी हो। तो वर्तमान की बात करता हूँ तो 10 की जगह उन्होंने कितना कर दिया, 7.5 कर दिया, और जो 30 का है वो 30 का 30 ही है, कंप्लीट है। और मैं बात करता हूँ कंपनी, ऐसी कोई कंपनी हो तो उस केस में क्या होने वाला, उस केस में सामान्य दशा में 10% है, किसके लिए, निवासी के लिए, और अनिवासी के लिए सामान्य दशा में 40% है जब वो कंपनी हो तो। और बात करता हूँ वर्तमान की बात करता हूँ, वर्तमान में 7.5 है और उधर भी कितना आ गया, 40 हो गया, कंप्लीट अंदर। तो स्टूडेंट ये हो गया LBA की बात हो गई। नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ, इसमें क्या कहता है देखें आप लोग, नेक्स्ट जो सेशन है वो है LBB। ये क्या कहता है, LBB की बात करता हूँ तो ये बोलता है कि मान लो कि किसी व्यक्ति ने कहीं इन्वेस्टमेंट का काम कर रखा हो, इन्वेस्टमेंट करता है पैसा, देखो इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि भुगतान कर रहे हैं। टीडीएस की बात ही कर रहा हूँ, टीडीएस का मतलब ये होता है, टीडीएस जब चार्ज किया जाता है वो हमेशा भुगतानों पर ही टीडीएस चार्ज किया जाता है, किसी इनकम पर नहीं करना। कहीं भुगतान कर रहे हैं अपन, तो यदि वो किसी सेक्शन के अंतर्गत आता है, उस सेक्शन के अंतर्गत आ रहा है, तो आपको टीडीएस का क्या करना है, चार्ज करना है, टीडीएस को काटना है, और काटने के बाद जो राशि बचती है उस सामने वाले पार्टी को पेमेंट करनी है। मान लो कि ऐसा कि अपन ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, विनियोग कर रखा है, और वहाँ अपन क्या कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं, ठीक है, जो कि लिस्टेड होते हैं। लिस्टेड की मतलब उसमें जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें क्या होता है, लिस्टेड होती है, कहाँ का आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उस पर कितना टीडीएस होगा, कितना रिफंड होगा, कितनी आपको अर्निंग होगी, वो सब उसमें क्लियर लिखा हुआ होता है। तो यदि ऐसे की जगह है तो उस केस में क्या होने वाला, उस केस में भी 2 कंडीशन आपके सामने होगी। यदि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया किसी कंपनी के अंतर्गत किया है तो उस केस में कितना टीडीएस एप्लीकेबल होगा। और यदि अपन अदर देन कंपनी है, कंपनी के अलावा यदि बात करते हैं, इंडिविजुअल की बात करते हैं, व्यष्टि की बात करते हैं, एचयूएफ की बात करते हैं यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करते हैं, किसी ट्रस्ट की बात करते हैं, किसी फर्म की बात करते हैं, किसी लोकल अथॉरिटी की बात करते हैं, एसोसिएशन की बात करता हूँ, यदि ऐसा कुछ है तो उस केस में क्या होगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ अदर देन कंपनी की बात करता हूँ। यदि कंपनी के अलावा कोई दूसरी चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन सा, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, इसकी बात कर रहा हूँ। तो सामान्य दशा में यदि निवासी है तो 10% की दर से क्या होगा, आपको टीडीएस काटना है, उसके बाद उसको पैसा पेमेंट करना। और यदि मैं बात करता हूँ अनिवासी की, तो अनिवासी की दशा में क्या होगा, अनिवासी की दशा में 30% की दर से क्या हो जाएगा, टीडीएस आपको काटना है, बाकी का अमाउंट आपको उसको पे कर दें। ये तो बात किसी को कोई सामान्य दशा की बात करता हूँ। अब मैं बात करता हूँ वर्तमान की बात करता हूँ। वर्तमान में क्या होने वाला, वर्तमान में टीडीएस जो रेट्स है उनको कम कर दिया गया और 7.5 की दर से क्या करना है, आपको टीडीएस को चार्ज करना। कब तक, 31 मार्च 2021 तक की बात ही कर रहा हूँ। उसके बाद क्या होगा, हो सकता है सामान्य रेट जो लग रही है वही लगे, या हो सकता है बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकती है। मैं उससे पहले की बात नहीं, मैं 31 मार्च 2021 तक की बात कर रहा हूँ, ये वाली बात कंप्लीट यहाँ तक। अब मैं बात करता हूँ वापस से, यदि अपन इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं वो किसी कंपनी के अंदर कर रहे हैं तो क्या होगा, तब ये बोल रहा है कि बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सामान्य दिशा में निवासी हो तो 10% है, अनिवासी हो तो 40% है, कंप्लीट। वर्तमान की बात करता हूँ तो 7.5 क्या हो गया, सामान्य व्यक्ति के निवासी की दशा में, और मैं बात करता हूँ 40% वो कौन सा हो गया, अनिवासी हो गया, कंप्लीट है। ये हो गया LBB। नेक्स्ट है 194 LBC। ये बोल रहा है इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सिक्योराइजेशन फंड, यानी यदि आपने कोई ऐसा विनियोग जो किया है, वो विनियोग आपने क्या किया है, सिक्योराइजेशन फंड के अंतर्गत किया है, स्कीम है उसके अंदर किया आपने, तो उस केस में क्या होने वाला, यदि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है सिक्योराइजेशन फंड के अंतर्गत किया है तो उस केस में क्या होने वाला, तो उस केस में इन्होंने बहुत ही काम को पेचीदा कर दिया है। आपने वहाँ पैसा इन्वेस्टमेंट किया तो क्या होगा, देखें आप लोग सेक्शन 194 LBC। यदि आपकी बात करता हूँ, आपने जिसको भुगतान किया है, भुगतान किसको कर सकते हैं, इंडिविजुअल को कर सकते हैं, एचयूएफ को कर सकते हैं, दूसरी बात करते हैं फर्म की हो गई, अदर देन कंपनी हो गई, उन सब की बात कर रहा हूँ। इंडिविजुअल की दशा में क्या होगा,
यदि मैं बात करता हूँ सामान्य दशा की बात करता हूँ, सामान्य दशा में यदि निवासी है, भारत का निवासी है, तो 25% की दर से क्या होगा, टीडीएस को आपको काट के उसको सामने वाली पार्टी को पे करना, निवासी की दशा में। अनिवासी की दशा में 30% की दर से क्या होगा, टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। 30% की दर से टीडीएस एप्लीकेबल आपको करना पड़ेगा यदि अपन पेमेंट कर रहे हैं तो। ये तो हो गई सामान्य दशा में। वर्तमान समय में यानी 31 मार्च 2021 तक की बात करता हूँ, तो वो जो 25 जो रेट थी, रेट ऑफ टीडीएस थी, वो घट के कितनी आ गई, 18.75% पे। 25% की जगह वो कितना करना है, 18.75% काटना है और उसके बाद सामने वाले पार्टी को पेमेंट करना है। और अनिवासी की बात करता हूँ, जो रेट दे रखी है वो रेट ही कितनी है, 30% है। कब, जब वो इंडिविजुअल या फिर एचयू हो, उस केस में। मैं बात करता हूँ कंपनी की बात करता हूँ, तो कंपनी केस में क्या होगा, कंपनी केस में ये बोल रहा है, यदि बात करते हैं निवासी की बात करता हूं, तो उस केस में 30% की दर से क्या होगा, टीडीएस आपको पे करना पड़ेगा, कट करके टीडीएस डिडक्ट करना है, उसके बाद सामने वाली पार्टी को पेमेंट करना है कंपनी की दशा में, निवासी की स्थिति में। और मैं बात करता हूँ अनिवासी हो, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में 40% हो जाएगा। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करता हूँ 22.5 और ये कितना हो गया, 40 हो गया। कंप्लीट यहाँ तक। तो ये तो बात होगी किसकी, कंपनी की। लास्ट और फाइनल में बात करता हूँ अदर पर्सन की। अदर पर्सन का क्या है, अदर पर्सन का कितना है, 30 कितना है, निवासी के लिए भी 30 है और अदर के लिए भी क्या, अनिवासी के लिए भी कितना, 30 है। ये है सामान्य दशा की बात करता हूँ। अभी की बात करता हूँ, वर्तमान की बात करता हूँ, तो उस केस में जो रेट है वो कम हो गई, तो कितना आ गया, 22.5 आ चुका है। और अनिवासी की बात करता हूँ तो 30 ही है। कंप्लीट। तो ये हो गया 194 LBC। हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। लास्ट और फाइनल की बात करता हूँ, LC की बात करता हूँ। और LC और LD, इसमें क्या होता है, इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट बाय एन इंडियन स्पेसिफाइड कंपनी टू अ नॉन रेजिडेंट ऑब्लिक फॉरेन कंपनी ऑन फॉरेन करेंसी अप्रूव लोन ऑब्लिक लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। यानी किसी भारतीय कंपनी के द्वारा, कोई स्पेसिफाइड कंपनी है, भारत की कोई स्पेसिफाइड कंपनी है, विशिष्ट प्रकार की कंपनी है, वो यदि भुगतान कब कहाँ करती है, आउट ऑफ इंडिया, यदि किसी व्यक्ति को या किसी कंपनी को भुगतान करती है फॉरेन करेंसी के, चाहे वो तो कौन सी विदेशी मुद्रा होगी या लॉन्ग टर्म के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कोई देखो टाई अप होता है। भारतीय कंपनी हो गई, एक बाहर की कंपनी हो गई, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि काफ़ी समय पहले जापान, और मैं बात करता हूँ भारत की बात करता हूँ, तो हीरो होंडा था, याद आया कुछ, हीरो होंडा, हीरो भारत की कंपनी थी और होंडा जापान की कंपनी, दोनों टाई अप कर रखा था। और बाइक्स जो आती थी, व्हीकल जो आते थे, वो हीरो होंडा के आते थे। इन दोनों ने क्या कर रखा था, आपस में कॉन्ट्रीब्यूशन, वो एग्रीमेंट कर रखा था, एक प्रकार का स्पेसिफाइड का मतलब क्या होता है, स्पेशल एक चीज के लिए, पर्टिकुलर एक चीज के लिए हमने उन दोनों ने क्या कर रखा था, एग्रीमेंट कर रखा था। तो वो जो बात हो रही है वो वाली बात यहाँ हो रही, भारतीय कंपनी है और सामने से कोई बात हो रही है, उसको भुगतान कर रहा है, तो उस केस में क्या होने वाला, उस केस में 5% जब वो भुगतान करेगा तो 5% दर से आपको करना, पहले टीडीएस डिडक्ट करना है और आफ्टर दैट क्या करना है, टीडीएस को डिडक्ट करने के बाद उसको पेमेंट आपको करना है। स्पेसिफाइड जो भी पर्पस होता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं आपको। दो कंपनियां, एक भारतीय कंपनी होगी स्पेसिफाइड के लिए और दूसरी होगी फॉरेन वाली। कंप्लीट है। लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसके अंदर इंक्लूड होता है। नेक्स्ट बात करता हूँ LC। ये LC जो बात है वो वाली बात ही है, इसमें वही वाली बात है, इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट बाय एन इंडियन स्पेसिफाइड कंपनी ऑन रूपी डिमोनेटेड बॉन्ड ऑब्लिक एनी लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया विच इज लिस्टेड ओनली ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक। अब देखो उसमें तो नॉर्मल से आ गया था, नॉर्मल सी बात हो गई थी। अब इसमें क्या है, इसमें एक चीज देख रहे हो आप लोग, देख लो, रिकॉग्नाइज्ड पंजीकृत स्टॉक एक्सचेंज होता है, लिस्टेड जो स्टॉक एक्सचेंज होता है, यदि वहां पर अपन ऐसी कुछ चीज कर रखा है, कोई ट्रांजेक्शन होता है, कोई एग्रीमेंट कर रखा है, अपना टाई अप कर रखा है, और उस केस में अपन यदि कोई भुगतान कर रहे हैं, तो वो भी 194 LC का बाकी, ये भी LC का बाकी, ये भी LC का बाकी, लेकिन ये कोई लिस्टेड नहीं था, ये रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है। उस केस में क्या होना है, उस केस में 4% के ऊपर था 5% की दर से, और यहाँ पे कितना है, 4% की दर से क्या होगा, टीडीएस चार्ज होगा। आगे बात स्टूडेंट्स, 4% की टीडीएस आपको काटना है और आफ्टर दैट सामने वाली पार्टी को हम क्या कर देंगे, भुगतान कर देंगे। कंप्लीट। लास्ट और फाइनल की बात करता हूँ 194 LD। ये क्या बोलता है, देखा आप, इंटरेस्ट ऑन सर्टेन बॉन्ड्स फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कुछ गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी होती है, देखो सिक्योरिटी का मतलब प्रतिभूतियाँ होता है। प्रतिभूतियाँ का मैं बोल सकते हैं एक प्रकार की सरकार की ओर से कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो प्रतिभूतियाँ, यदि बोल सकते इसको अंश का भागी होता है प्रकार से, उसको अपन क्या कर रखा है, वहाँ पे अपन ने पैसा इन्वेस्ट पेमेंट कर रखा है, वहाँ पर पैसा अपन क्या करते हैं, भुगतान करते हैं।
और मान लो कि सरकार की ओर से क्या हो रहा है, इंटरेस्ट हो रहा है, ब्याज मिल रहा है उस केस में, तो सरकार करेगी भुगतान तो करेगी, किसको भुगतान करेगी, जिसने वहाँ पैसा लगाया उसकी बात करो, वहाँ भुगतान करती है। तो उस केस में वो क्या करेगी, उस केस में 5% की दर से क्या होगा, टीडीएस हो जाएगा, टीडीएस डिडक्ट करेगी, उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होता है वो सामने वाली पार्टी को पे कर देगी। कंप्लीट स्टूडेंट। तो ये हो गया 194 LD की बात। तो स्टूडेंट ये हो गए टीडीएस के पार्ट। मैंने आपको टीडीएस के अंतर्गत बहुत सारी चीजें बताई है, क्या क्या बताया आप लोगों को समझ में आएगा। टीडीएस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना टीडीएस का मतलब क्या होता है। टीडीएस का एक छोटा सा मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी उद्गम स्थान पर कर की कटौती। या दूसरे शब्दों में बोलूं, छोटा सा ट्रिक है ये, मैं ये बोलूँगा यदि अपन किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को, किसी कंपनी को कोई भुगतान कर रहे होते हैं तो स्पेसिफाइड कुछ भुगतान ऐसे होते हैं जिस पर टीडीएस चार्ज किया जाएगा उन सेक्शन के अंतर्गत। तो जब भुगतान करते हैं उसमें क्या होगा, टीडीएस होगा, वही उद्गम स्थान पर कर की कटौती होगी। वो क्या होगा, भुगतान कर रहे हैं तो भुगतान के से पहले अपन क्या करेंगे, वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आ रहा है और कितना प्रतिशत की दर से आ रहा है, तो वो राशि उसमें से काट देंगे और रिमेनिंग जो अमाउंट होगा सामने वाली पार्टी को पेमेंट कर देंगे। जो टैक्स का अमाउंट हमने काटा है उस अमाउंट को अपन क्या कर देंगे, गवर्नमेंट को जमा कर देंगे एक निर्धारित समय के अंतर्गत। निर्धारित समय में नहीं करवाओगे तो उस केस में क्या होगा, उस केस के अंतर्गत हो सकता है कि आपके ऊपर पेनल्टी लग जाए, हो सकता है आपके ऊपर इंटरेस्ट भी लग सकता है। कि टीडीएस काटा था, आपको टीडीएस का जमा भी कराना है। ऐसा नहीं है कि टीडीएस को काटने के बाद सामने वाली पार्टी को पेमेंट तो कर दिया, बोल दिया टीडीएस हमने काट दिया, उसने भी मान लिया आपने टीडीएस काट दिया होगा, इसी वजह से कम अमाउंट दिया, लेकिन वो यदि आपने टीडीएस का अमाउंट जमा नहीं करेगा सरकार के पास तो उस केस में आपको हो सकता है सरकार की ओर से यदि ज़्यादा लगे तो कानूनी कार्रवाई वो कर सकता है, कुछ एक्शन भी उठा सकता है जिसकी जवाबदारी आपकी स्वयं की होगी। कंप्लीट स्टूडेंट। तो ये हो गया टीडीएस का पार्ट। मैंने आपको बताया टीडीएस क्या होता है, टीडीएस में सेक्शन कौन कौन से होते हैं, इसमें हमने सब कुछ कंप्लीट वे से पढ़ लिया। तो स्टूडेंट्स अब आगे क्या होगा, आगे मैं आप लोगों को कुछ नई चीज़ बताऊंगा। वैसे तो मैं इनकम टैक्स में हमेशा नई चीज़ ही बताता हूँ, नए नए टॉपिक्स लेके आता हूँ, और आप लोग इस चीज़ को भी नोट कर रहे हो कि इनकम टैक्स की बात मैं करता हूँ जिसमें हमने इनकम टैक्स का जो फर्स्ट जो हेड है, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड है, उसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, साथ ही साथ मैंने आपको टीडीएस के बारे में बताया। आप उसके आधार पर यदि हम बात करते हैं, एक समरी निकालते हैं, तो आप इस चीज़ को नोट करोगे। जैसे कि कहते हैं, और जैसा स्टार्ट भी हुआ था, मैंने क्लास जब स्टार्ट की तो मैंने आपको एक बात बोली थी, मैंने बोला था कि जैसे इंसान क्या होता है, मिट्टी का पुतला होता ही हो। तो वैसे क्या होता है, मैं ये कह सकता हूँ, मैं अपनी टैक्स की भाषा में बोल सकता हूँ, तो इंसान क्या है, टैक्स का पुतला है। क्यों है, कारण क्या है, इसका एक ही कारण है कि ये बात देखते हैं तो हर एक वे में, चाहे वो डायरेक्ट वे हो चाहे वो इनडायरेक्ट वे हो, कहीं ना कहीं वो टैक्स से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा है मैंने आपको सब बता दिया है। और साथ ही आप एक चीज़ को भी नोट, भुगतान कर रहे होते हैं तो उसके इसमें आपको ध्यान नहीं है, लेकिन अब देखा होगा वास्तविक का कभी कभार क्या होता है, भले आप मैं बात करता हूँ बैंक के अंदर जो सेविंग अकाउंट होते हैं वहाँ पर भी अपने पैसा जमा होता है तो पैसा कट के आता है, और अभी तक हम एक ही बात समझ रहे थे, हो सकता है बैंक ने अपने चार्ज काटे हो, जबकि वास्तविक बैंक चार्ज नहीं है, वो एक प्रकार का टीडीएस है ही, सर एक प्रकार का टैक्स है जो कि अपने खाते से ऑटोमेटिक कट चुका है, और उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हमको मिला है। आ रही उसमें, यानी भुगतान की दशा में भी क्या होता है, टीडीएस होता है। कंप्लीट। तो स्टूडेंट आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूं, और आने वाली क्लास के अंदर मैं एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से जुड़ूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।